मानव जब हॉल रूम में आता है तो नीचे का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई तूफान आया हो। फिर मानव सामने की ओर देखता है तो सामने से रौनक भागता हुआ आ रहा था और उसके पीछे शनाया थी, जो अपने हाथों में सोफे का कुशन पकड़ा हुआ था, जो रौनक के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ रही थी। तभी रौनक ने मानव के पीछे होकर कहा, भाई प्लीज़ बचाइए मुझे इससे, वरना ये मुझे मार डालेगी। मानव ने शनाया को रोकते हुए कहा, शनाया ये क्या पागलपन है, जस्ट स्टॉप इट। और तुम लोगों ने ये घर का क्या हालत बना रखा है। तो रौनक ने कहा, भाई मैंने नहीं, ये सब इसने किया है, यही तब से मेरे पीछे पड़ी है और इसने ही ये सब फेंका है। मानव ने दोनों को डांटते हुए कहा, तुम दोनों अपनी बचकानी हरकतें बंद करो और ये जो कुछ भी तुमने फैलाया है उसे साफ करो। तो रौनक ने कहा, क्या भाई आपके घर में सर्वेंट नहीं है जो आप ये सब काम हमसे करवा रहे हो। तो मानव ने कहा, ये सब तुम लोगों ने ही फैलाया है तो तुम लोग ही इसे साफ करोगे, कोई सर्वेंट तुम्हारी हेल्प भी नहीं करेगा। और हाँ, आधे घंटे में ये सब कुछ साफ हो जाना चाहिए, समझे। ये बोलकर मानव वहाँ से स्टडी रूम की ओर चला जाता है। मानव को वहाँ से जाते हुए देखने के अलावा रौनक और कुछ भी नहीं कर सकता था। मानव के जाने के बाद शनाया से वो कहता है, ये सब कुछ तेरे वजह से हुआ। तो शनाया ने कहा, ओ रियली भाई, ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ। अगर आप मुझे पहले ही सब कुछ बता देते, मुझसे सच नहीं छुपाते, तो यहाँ तक बात पहुँचती ही नहीं। एक तो आपने मुझसे सच छुपाया और ऊपर से पता नहीं क्या क्या झूठी कहानियाँ बनाई। अब ये सारा ब्लेम आप मुझ पर डाल रहे हो और अब मुझसे सच छुपाने की पनिशमेंट है ये आपकी। ये सारा काम आप खुद ही अकेले करेंगे, अब तो मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं करूँगी। ये बोलकर शनाया भी वहाँ से चली जाती है। शनाया के जाने के बाद रौनक ने अपने आप से कहा, ये दोनों भाई बहन ना एक जैसे हैं, जल्लाद टाइप के। इन्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती मुझ जैसे सीधे साधे भोले भाले इंसान पर। और फिर वो अपना मुंह बनाकर काम करने लग जाता है। जब रौनक अपना काम कर रहा था कि तभी वहाँ दीपा आ जाती है। दीपा को रौनक की ये हालत देखकर बहुत ही हंसी आ रही थी, क्योंकि रौनक की हालत कुछ ऐसी ही थी जिसे देखकर किसी को भी हंसी आ जाए। तभी दीपा ने थोड़ा खांसते हुए कहा, ओह माय गॉड, आजकल ये सर्वेंट भी ना न जाने खुद को क्या समझते हैं, ये खुद को ऑनर का भाई बताते हैं। दीपा की आवाज़ सुनकर रौनक उस तरफ देखता है जहाँ दीपा खड़ी उसे ही देख रही थी। तो वो दीपा से पूछता है, क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें सर्वेंट लगता हूँ। तो दीपा ने कहा, तुम्हारी हालत देखकर तो यही लगता है। तभी रौनक ने दीपा की तरफ बढ़ता है कि तभी किसी चीज़ से उसका पैर टकरा जाता है और वो लड़खड़ाकर वहीं गिर जाता है, जिसे देखकर दीपा की हंसी छूट जाती है और वो ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लगती है। दीपा को इस तरह हंसते हुए देखकर रौनक बस उसे एक टक से देखे जा रहा था। तभी वहाँ ध्वनि आ जाती है। ध्वनि वहाँ आकर देखती है कि रौनक जमीन पर गिरा हुआ है और दीपा उसे देखकर हंस रही थी। ध्वनि ने दीपा से कहा, दीपा ये तो क्या कर रही है, तुझे रौनक की हेल्प करना चाहिए तो उसकी जगह तुझ पर हंस रही है। दीपा ने ध्वनि से कहा, सॉरी दी, वो उनकी हालत देखकर मुझे हंसी आ गई। तभी रौनक भी वहाँ से उठ खड़ा हो जाता है। ध्वनि ने रौनक की तरफ देखकर कहा, ये तुमने क्या हालत बना रखा है अपना। रौनक की ये हालत देखकर दीपा हंसने लगती है। तो ध्वनि दीपा को रोकते हुए कहा, और तुम हंसना बंद करो। तो दीपा चुप हो जाती है और ध्वनि रौनक से पूछती है, और तुमने ये क्या हालत बना रखा है अपना। तो रौनक ने कहा, भाभी वो भाई ने मुझसे कहा था घर की साफ सफाई करने के लिए। ध्वनि ने कहा, क्या तुम्हारे भाई का दिमाग खराब है, तुम जाओ अपनी हालत ठीक करो। रौनक ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू भाभी, आज आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मुझे कोई नहीं बचा सकता था। ये बोलकर रौनक वहाँ से चला जाता है। रौनक के वहाँ से जाने के बाद ध्वनि दीपा को अपने साथ अपने रूम में ले जाती है। अपने कमरे में पहुंचकर ध्वनि दीपा से पूछती है, क्या हुआ दीपा, तू अचानक से, सब ठीक तो है ना। तो दीपा ने कहा, क्या दी, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती, मेरा मन हुआ आपसे मिलने का तो मैं आ गई। आपको क्या हुआ दी, और आपका चेहरा ऐसा मुरझाया हुआ क्यों है, क्या आपका जीजू से झगड़ा हुआ है, सब ठीक तो है ना। ध्वनि ने कहा, हाँ दीपा मैं ठीक हूँ, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ है, तू टेंशन मत ले। अच्छा ये बता मम्मी पापा कैसे हैं।
दीपा ने कहा, सब ठीक है, लेकिन आप बात को बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपके फेस को देखकर लग रहा है कि ज़रूर कुछ हुआ है। ध्वनि ने झूठ बोलते हुए कहा, वो कल रात को मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ध्वनि दीपा को कल रात के बारे में, राजवीर के बारे में कोई भी बात नहीं बताती है, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने दीपा को कुछ नहीं बताया। अभी उसके रूम में शनाया आती है और वो सीधा ध्वनि के गले लगकर कहा, भाभी भाभी भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो ध्वनि से अलग होते हुए कहा, आपको पता है आज मैं इतनी खुश हूँ, शायद उतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई। तभी शनाया की नज़र दीपा पर जाती है तो वो ध्वनि से पूछती है, भाभी ये कौन है? तो ध्वनि ने दीपा और शनाया का एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, शनाया ये मेरी बुआ की लड़की, मेरी छोटी बहन दीपा है, और दीपा ये है मेरी प्यारी सी ननद। उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाने के बाद वो तीनों वहीं बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि तभी मानव रूम में आता है। तो दीपा कहती है, अच्छा दी, अब मैं चलती हूँ, मुझे काफ़ी लेट हो चुका है। मानव ने दीपा को रोकते हुए कहा कि दीपा तुम कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाओ। तो दीपा ने पूछा, लेकिन जीजू क्यों? घर पर मामा मामी अकेले हैं, तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मानव ने कहा, तुम्हारी बहन की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। दीपा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। तो शनाया ने कहा, ठीक है चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। और फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद मानव ध्वनि के पास आता है। ध्वनि के पास आकर मानव ध्वनि को अपनी बाहों में भर लेता है। तो ध्वनि ने कश मचाते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। तो मानव ने कहा, अगर नहीं छोड़ा तो क्या करोगे? ध्वनि ने कहा, आप एक भूत के पास क्यों आए हैं? जाइए अपने दोस्त के पास। तो मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें जलन हो रही है उसके नाम से? तो ध्वनि ने कहा, मुझे जलन होगी, और वो भी उस चुड़ैल से। बोलकर ध्वनि चुप हो जाती है। मानव उससे पूछता है, क्या कहा तुमने अभी? तो ध्वनि ने कहा, मैंने क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। लगता है आपके कान खराब हो गए हैं, जाकर डॉक्टर को दिखाइए। ध्वनि की बात सुनकर मानव ने कहा, कान खराब हो सकते हैं, लेकिन आंखें तो खराब नहीं है ना? मुझे साफ साफ दिख रहा है तुम्हें जलन हो रही है। ध्वनि ने मानव की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे कोई जलन नहीं हो रही है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी के भी पास जाए। मानव ने कहा, ओ रियली, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे किसी के भी पास जाने से? तो ध्वनि ने मुंह फुलाते हुए कहा, नहीं पड़ता। मानव ने ध्वनि के और करीब जाते हुए कहा, अच्छा, और तुम्हारे पास आने से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? ये बोलते हुए वो ध्वनि के बिल्कुल करीब आ जाता है और कहता है, बोलो ना ध्वनि, क्या मेरे पास आने से तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? जब मानव ध्वनि के इतने करीब था तो ध्वनि की धड़कनें अपने आप ही बढ़ जाती है और उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। उसने मानव के सवाल सुनकर हकलाते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मानव ने ध्वनि को छेड़ते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी जुबान कुछ और ही बोल रहा है और तुम्हारा दिल कुछ और ही बोल रहा है। मानव की बातें सुनकर ध्वनि अपनी आंखें खोल देती है और उससे पूछती है, आपके कहने का मतलब क्या है? तो मानव ने कहा, ये मुझे नहीं बल्कि अपने दिल से पूछो, जो मेरे करीब आने से इतनी ज़ोरों से धड़क रहा है। ये बोलते हुए ध्वनि मानव के चेस्ट की तरफ देख रहा था। तो ध्वनि ने मानव की नज़रों का पीछा करते हुए देखा और मुंह बनाकर वहाँ से जाने लगी। तो मानव उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, अरे ऐसे नहीं, जब तक तुम मुझे रिश्वत नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। तो ध्वनि ने मानव से पूछा, और आपको रिश्वत में क्या चाहिए? तो ध्वनि के ऐसा पूछने पर मानव ने उसके लिप्स की तरफ इशारा करता है। तो ध्वनि ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, आप समझे? तो मानव ने कहा, ठीक है, तो फिर ऐसे ही खड़ी रहो मेरी बाहों में, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसे तुम्हारे साथ खड़े रहने में। तो ध्वनि ने किसी मासूम बच्चे की तरह फेस बनाते हुए कहा, प्लीज़ छोड़िए ना। मानव ने कहा, नहीं, जब तक तुम मुझे रिश्वत नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़ कर खड़ा रहूँगा। मानव की जिद के आगे ध्वनि को थक हार कर
उसकी बात माननी पड़ती है और वो मानव को किस करने के लिए हल्के से उसके होठों पर अपना होठ रख देती है। ध्वनि तो मानव के होठों को हल्के से छूकर अलग होना चाहती थी, लेकिन मानव ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने ध्वनि के सिर के पीछे अपना एक हाथ लगा दिया और दूसरा हाथ उसकी कमर पर, और उसने उसके सॉफ्ट किस को एक डीप और पैशनेट किस में बदल दिया। पर ध्वनि ने न उसे खुद से दूर किया और न ही उसे इस बात से कोई ऐतराज़ था। वो बस अपनी आंखें बंद किए हुए मानव का साथ दे रही थी। अभी दोनों एक लंबी किस करने के बाद एक दूसरे से अलग हुए ही थे कि तभी उन्हें दरवाजे की ओर से आवाज़ आती है, हाय मानव। तो मानव और ध्वनि दरवाजे की ओर देखने लगते हैं कि दरवाजे पर अंगद खड़ा था। अंगद अंदर आता हुआ कहता है, वो एक्चुअली मुझे कोई ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। मैंने तुझे फ़ोन भी किया था पर तूने फ़ोन उठाया नहीं। बोलता हुआ वो अंदर आ ही रहा था कि अचानक से उसकी नज़र मानव के होठों पर जाती है जहाँ लिपस्टिक लगी हुई थी। तो अंगद ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, लगता है मैं गलत समय पर आ गया हूँ। उसके ऐसा बोलने पर मानव ने थोड़ा कड़क आवाज़ में कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बोल तू क्या कहने आया था। इतने में ध्वनि की नज़र भी मानव के होठों पर जाती है तो उसने भी हकलाते हुए मानव से कहा, आप वॉशरूम हो आइए फिर बातें कीजिए। तो मानव ने कहा, लेकिन मुझे अभी वॉशरूम नहीं जाना है। बोलो अंगद, क्या बोलने आए थे तुम। अंगद को रह रह कर हंसी आ रही थी, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से उसने अपनी हंसी को दबा रखा था। मानव ने अंगद को इस तरह देखते हुए कहा, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। तो ध्वनि ने बीच में ही कहा, अरे पहले आप वॉशरूम हो आइए फिर बातें कीजिए। अब मानव ने हैरानी से ध्वनि को देखते हुए कहा, जब मुझे वॉशरूम यूज करना ही नहीं है तो क्यों जाऊं। तो अंगद ने स्माइल करते हुए कहा, वो एक्चुअली मैं एक अर्जेंट कॉल करके आता हूँ, फिर बात करेंगे। ऐसा कहता हुआ वो बाहर चला जाता है। अंगद के बाहर जाने के बाद ध्वनि ने अपने हाथ बढ़ाकर मानव के होठों से लिपस्टिक साफ करते हुए कहा, कोई तो बात सुन लिया करो मेरी। क्या सोच रहा होगा अंगद हमारे बारे में। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि दीपा, रौनक, शनाया ऊपर से बातें करते हुए सीढ़ियाँ उतरते हुए आ रहे थे। उन्हें देखकर ध्वनि ने मानव से कहा, आप भी चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए, आपके ऑफिस का वक्त हो रहा है। मानव डाइनिंग टेबल पर बैठता है। रौनक, दीपा, शनाया सभी बैठते हैं। ध्वनि सभी के लिए नाश्ता सर्व करती है और कुछ ही मिनट में अंगद भी बाहर से आता है। उसे आता हुआ देखकर ध्वनि ने कहा, अंगद तुम भी बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता सर्व करती हूँ। अंगद एक नज़र मानव की ओर करता है जो उसे ही घूर कर देख रहा था। तो उसने कहा, नहीं भाभी, रहने दीजिए, मैं ब्रेकफास्ट करके ही आया हूँ। ध्वनि ने मानव की ओर देखते हुए कहा, अंगद तुम बैठो, तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं नाश्ता लगा रही हूँ, बैठो, कोई कुछ नहीं कहेगा तुमसे। मानव ध्वनि की इस बिहेवियर को देखकर खुश था, क्योंकि इस वक्त ध्वनि बीबियों वाली बिहेव कर रही थी। अंगद और मानव एक दूसरे से बातें करते हुए अपना ब्रेकफास्ट पूरा करते हैं। अंगद ने मानव से कहा, मानव हमें इस वक्त बाहर जाना होगा, एक अर्जेंट मीटिंग है। तो मानव ने उसे कहा, तो गाड़ी निकाल, मैं आ रहा हूँ। अंगद बाहर चला जाता है, जबकि दीपा, रौनक और शनाया सभी अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए बातें करते हुए नाश्ता कर रहे थे। तो मानव ने ध्वनि से कहा, ध्वनि मैंने कल तुम्हें एक फाइल रखने के लिए दिया था, जाओ उसे ले आओ। कहते हुए उसने ध्वनि को कमरे में जाने का इशारा किया। तो ध्वनि की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मानव किस फाइल की बात कर रहा है। वो इशारा समझकर कमरे में गई तो उसके पीछे पीछे मानव भी आता है और वो कमरे में आकर पीछे से ध्वनि को अपने बाहों में भरते हुए कहा, बाइफी क्या कह रही थी तुम नीचे, तुम्हें अब मुझसे डर नहीं लगता। वैसे तुम आज टिपिकल बीवियों जैसी बातें क्यों कर रही थी, तुम तो नीचे बीवियों वाले अंदाज में बातें कर रही थी। ध्वनि ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सच में आपसे अब डर नहीं लगता, तो आप मुझे डराने की कोशिश ना करें। मानव ने अपने नाक को ध्वनि के गले पर रगड़ते हुए कहा, क्या सच में। मानव के ऐसे छुअन से ध्वनि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो उसे छूटने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, प्लीज़ छोड़िए मुझे। मानव ने कहा, क्यों वाइफी, क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारे पसीने छूटने क्यों लगे हैं, ठीक तो हो ना तुम। ध्वनि ने कहा, ये क्या कर रहे हो आप। तो मानव ने कहा, तुम्हारी खुशबू को मैं अपने में समेटना चाहता हूँ। आज तो ऑफिस में भी तुमसे मुलाकात नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं बाहर ही जा रहा हूँ।
तो इसलिए तुम्हारी खुशबू को अपने में समेटना चाहता हूँ। अब मानव ध्वनि को अपनी तरफ करके उसके होठों को अपने होठों से जोड़ लेता है। उसके निचले होठों को अपने होठों में दबाकर लगातार किस किए जा रहा था। कुछ देर बाद ध्वनि भी चुपचाप खड़ी रहकर उसका साथ देती है, लेकिन अब तो धीरे धीरे मानव बेकाबू होता जा रहा था। उसने रह रहकर उसके होठों को बाइट करना शुरू कर दिया। अब ध्वनि उससे छूटने की कोशिश करने लगी, पर मानव की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पा रही थी। अब मानव को इस बात का एहसास होने लगा कि ध्वनि को अब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो उसे खुद ब खुद छोड़ देता है। ध्वनि लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। गुस्से में मानव को घूरते हुए देखती है और कहती है, मानव, आप दिन ब दिन बेशर्म होते जा रहे हो। ध्वनि के मुंह से मानव खुद का नाम सुनकर हैरानी से उसे देखने लगता है और उसे प्यार से पूछता है, क्या कहा तुमने अभी? तो ध्वनि ने गुस्से में कहा, क्या? यही कि आप बेशर्म होते जा रहे हो। मानव ने अपनी बात को दोहराते हुए पूछा, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, इससे पहले तुमने क्या कहा? तो ध्वनि ने हैरानी से मानव की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा मैंने? कुछ भी तो नहीं। मानव ने कहा, तुमने इससे पहले मेरा नाम लिया। तुम्हारी जुबान से मेरा नाम कितना अच्छा लगता है, एक बार फिर कहो। तो ध्वनि ने शर्माकर मानव से नज़र हटाकर यहाँ वहाँ देखने लगती है। मानव ने कहा, मुझे तुम्हारे मुंह से अपना नाम एक बार फिर सुनना है। तो ध्वनि ने बात को बदलते हुए कहा, लेकिन मैंने अभी आपका नाम कब लिया? ये आपकी गलतफहमी है। अब आप नीचे जाइए, अंगद आपका वेट कर रहा होगा। तो मानव अपना ब्रीफकेस अपने हाथों में लेते हुए कहा, ठीक है वाइफी, हिसाब अभी बाकी है, अब तो ये हिसाब रात को ही पूरा होगा। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है और ध्वनि वहीं कमरे में मुस्कुराती रह जाती है। कुछ देर बाद ध्वनि भी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलती है और घर से निकलती है तो देखती है ड्राइवर गाड़ी लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ध्वनि पूछती है, क्या हुआ, तुम गाड़ी लेकर मेरे सामने क्यों खड़े हो? तो ड्राइवर ने कहा, मैडम, सर ने कहा था कि मैं आपको ऑफिस छोड़ दूँ। ध्वनि ने मना करते हुए कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अकेली ऑफिस जा सकती हूँ। बोल देना अपने सर से, मुझे किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं। बोलती हुई ध्वनि वहाँ से निकल जाती है और ऑटो लेकर ऑफिस पहुँच जाती है। ऑफिस पहुँचकर वो सीधे अपने कैबिन में जाती है और वहाँ जाकर तनु को कॉल करके अपनी कैबिन में बुला लेती है। कुछ देर बाद तनु ध्वनि की कैबिन में पहुँचती है और सीधे जाकर ध्वनि के गले लगते हुए पूछती है, क्या बात है मैडम, काफ़ी दिनों के बाद हमारी याद आई आपको। ऐसे तो इतने दिनों के बाद ऑफिस क्यों आ रही है? तो ध्वनि ने इतराते हुए कहा, तुझे शायद पता नहीं कि मैं अपने ससुराल गई हुई थी, और रहा कॉल करने का सवाल, तो मेरा फ़ोन वहीं कहीं खो गया था, इसलिए तुझे कॉल नहीं कर पाई। तो तनु ने कहा, तभी मैं सोचूं मैडम को फ़ोन लग क्यों नहीं रहा है। अच्छा ये सब छोड़, तो मुझे ये बता कि तेरा जीजू के साथ रिलेशन कहाँ तक प्रोग्रेस किया? तूने उन्हें एक्सेप्ट कर तो लिया ना? ध्वनि ने तनु को अपनी हालत सुनाते हुए कहा, तनु यार, मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मैं खुद क्या चाहती हूँ। मैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहती हूँ या नहीं। मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में खुद नहीं पता। मैं तुझे क्या बताऊँ? मेरा दिल कुछ और कहता है तो मेरा दिमाग कुछ और इन दोनों के बीच में उलझन में पड़ गई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तनु ने कहा, अच्छा तो ये बता कि तेरा दिमाग क्या कह रहा है और तेरा दिल क्या कह रहा है? तो ध्वनि ने कहा, मेरा दिमाग तो कह रहा है कि ध्वनि, इन सब चीज़ों के लिए तेरी लाइफ में कोई जगह नहीं। तुझ पर तेरी माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी है। तेरी सिवाय उनका और कोई जिम्मेदारी उठाने वाला नहीं है। तू किसी भी कीमत पर अपनी माँ बाप की जिम्मेदारी को नहीं भूल सकती। तो ध्वनि की बात सुनकर तनु ने कहा, और तेरा दिल क्या कहता है? तो ध्वनि ने कहा, मेरा दिल तो यही कहता है कि मैं उनके साथ हमेशा रहूं। मेरा दिल उन्हें अपनाना चाहता है, उनके साथ जीना चाहता है, उनके हर सुख दुख में उनका साथ देना चाहता है। मैं उनके प्यार के बदले उन्हें प्यार करना चाहती हूँ। तनु, तुझे पता है कि जब मैं उनके साथ होती हूँ तो मुझे एक अलग ही खुशी मिलती है। जब भी वो मेरे साथ होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने पूरी दुनिया को ही पा लिया है। तनु ने ध्वनि को समझाते हुए कहा, ध्वनि, अगर तेरा दिल चाहता है कि तू जीजू से प्यार करे तो तू खुद को क्यों रोक रही है? तू उन्हें अपनाना चाहती है तो क्यों अपना नहीं लेती? जीजू तुझे बहुत प्यार करते हैं
और प्यार तो किस्मत वालों को ही नसीब होती है। तू बहुत लकी है कि तुझे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला। अगर तेरे मम्मी पापा को ये पता चला कि तुम किन वजह से उन्हें नहीं अपना पा रही है, तो तुझे क्या लगता है कि वो खुश होंगे? उन्हें कोई खुशी नहीं होगी। ध्वनि, जरा सोच कि अंकल ने तेरी शादी सर से नहीं करवाते बल्कि कहीं और करवा देते तो तुझे मजबूरन अपनी शादी को निभाना ही पड़ता। तो शुक्र कर कि तेरी शादी सर से हुई, जो तेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में हमेशा तेरे साथ रहते हैं। फिर तनु ने ध्वनि से पूछा, ध्वनि एक बात बता, अगर सर किसी और लड़की के पास जाए या फिर कोई और लड़की उनके करीब आना चाहे तो तू क्या करेगी? तनु के ऐसा बोलने पर ध्वनि ने इमेजिन करते हुए कहा कि आई डोंट नो तनु, कि अगर मैंने उन्हें किसी और लड़की के साथ देख लिया तो उस वक्त मैं क्या करूँगी, लेकिन इस वक्त तो ये सोचकर भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो तनु ने ध्वनि का मजाक उड़ाते हुए कहा, ओ रियली? खुद तो कभी सर को अपने करीब आने नहीं देती और अगर वो किसी और के पास जाना चाहे तो यही सोचकर तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो ज़रा ये सोच, अगर सच में किसी और के पास चले गए तो तू क्या करेगी? इससे पहले कि कोई और उन पर डोरे डाले, तू अपने दिल की फीलिंग्स को सर से जाकर बता दे। तनु की बात सुनकर ध्वनि गहरी सोच में चली जाती है और फिर कुछ देर सोचने के बाद कहती है, यू आर राइट तनु, मुझे सर को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि मेरी बताने से पहले ही वो चुड़ैल प्रीति उन्हें मुझसे दूर कर दे। मैं आज जाकर सब कुछ उन्हें बता दूंगी। तनु ने खुश होते हुए कहा, या राइट, अब आई ना तू लाइन पर, वरना पता नहीं तुझ पर कौन सा ऐसा भूत सवार था जो अपनी फीलिंग्स को ही अपने पति से बताने के लिए तैयार नहीं थी। और वो दोनों इस तरह कुछ देर बातें करने के बाद तनु वहाँ से चली जाती है। आज किसी तरह ऑफिस का वक्त पूरा हुआ। ध्वनि घर जाने के लिए निकल जाती है। घर जा रही होती है तब वो यही सोचकर मुस्कुरा रही थी कि आज शाम जब मानव घर आएगा तो वो अपने दिल की बात उसे बता देगी, और वो जब बताएगी तो मानव का पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा। अगर आप भी यही जानना चाहते हैं कि मानव का कैसा रिएक्शन होगा और आगे कहानी में क्या होगा, तो आप इसी तरह कहानी में बने रहे। साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो बिल्कुल ही करें।